of Aspiration. Uh, this session shall be chaired by Honorable Srimati Justice Anuradha Shukla ma'am. You have seen her yesterday also. I request Ms. V. Karuna Rao, Program Coordinator, Juvenile Justice Committee, High Court of Madhya Pradesh. Ms. Neha Jat, Shaurya Didi, Women Constable, Police Station, Kanpur, District Gwalior. Ms. Neelam Parmar, Shaurya Dal Member, District Bhopal. Ms. Khushi Tekwani, Girl with Hearing and Speaking Impairment. And Mrs. Julie Chaudhary, Helper at Madhya Pradesh State Judicial Academy, to please take their seats on the dais. वो कहाँ है जूली? इस सेशन का नाम है स्टोरीज ऑफ एस्पिरेशन। यहाँ पे आप भिन्न भिन्न वॉक्स ऑफ लाइफ से लेडीज़ को ऑन द डायस देख रहे हैं, जो कि एक बहुत हैवी सेशन नहीं रहने वाला है, बट उद्देश्य इसका यही है कि हम आपको सभी अलग अलग प्रतिभाओं से मिलवाना चाहते हैं। आई रिक्वेस्ट श्री अनिल कुमार सर, सेक्रेटरी JJC, टू प्लीज़ वेलकम ऑनरेबल श्रीमती जस्टिस अनुराधा शुक्ला मैम बाय प्रेजेंटिंग अ प्लांटर। Thank you, sir. I request Shri Samresh Singh, District Judge, Sagar, to please welcome Ms. V. Karuna Rao, Program Coordinator, JJC Committee, by presenting her a planter. Thank you, sir. I request Mr. Amit Singh Sisodia to please welcome Ms. Neha Jat, Shaurya Didi, Women Constable, Police Station, Kanpur, District Gwalior, by presenting her a sapling. Thank you, sir. I request Mr. Harsh Singh Behrawat, Registrar Admin, to please welcome Ms. Neelam Parmar, Shaurya Dal Member, District Bhopal, by presenting her a planter. I request Srimati Sangeeta Yadav, Registrar Exam Cell, High Court of Madhya Pradesh, to please welcome Ms. Khushi Tekwani, Girl with Special Child, by presenting her a sapling. Thank you, ma'am. I request Madam Archana Singh, High Court Legal Service Committee Secretary, to please welcome Ms. Julie Chaudhary, Helper at Academy, by presenting her a planter. Thank you, ma'am. I request Honorable Chair to please deliver the opening remarks. सर प्रणाम सबको, मेरा नमस्कार। मेरे पैनलिस्ट, इन पे बहुत भरोसा है और दूसरे इनसे मिलके बहुत खुशी हो रही है, ख़ास तौर से खुशी से मिल करके, क्योंकि लास्ट ईयर हमने खुशी की सपने, खुशी की अभिव्यक्ति, खुशी के विचारों को सुन करके शायद वो इतना बड़ा आई ओपनर था कि मैं उसको अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती। और जूली इज़ हियर, तो वो तो एक प्लेजेंट सरप्राइज़ है, और मैं चाहती हूँ कि हाँ, उसको भी वो अपनी आवाज़ जो उसने यहाँ उठाने का मंच मिला है, तो उसमें बड़ी पुरजोर तरीके से अपनी बात रखे। मेरा जो ओपनिंग सेशन का जो बात होगी वो शायद जस्टिस विवेक जैन के महामाया वाले एपिसोड कहानी से ही आगे बढ़ेगी, जिसमें उन्होंने कहा कि एक लड़की को उसके पेरेंट्स ने उसे छुटकारा पाने के लिए शादी की, और हस्बैंड सुबह जब डेथ हो गई तो उसे सती कर दिया गया। तो कौन था यहाँ परपिट्रेटर? पेरेंट्स। उन पेरेंट्स ने, हमें किसी बाहरी एजेंसी की ज़रूरत नहीं है बच्चों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। पहला वो तो तब ज़रूरत है जब वो किसी क्राइम के विक्टिम हो। पहले तो असली परपिट्रेशन ऑफ जो उनका ऑपरेशन जो हो रहा है, जो ऑपरेस किए जा रहे हैं, वो अपनी फैमिली से ऑपरेस की जा रही हैं लड़कियां और उनके टीचर्स। ये दो एजेंसी हमें चाहिए उनके आवाज़ को मजबूत बनाने के लिए। मैं यहाँ पे, मैंने कल भी इसका जिक्र अपने सीनियर से किया था, यहाँ नहीं किया था,
मुझे लग रहा था कि शायद ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये बात बोलनी चाहिए। एक है गुड गर्ल सिंड्रोम। Imagine a girl who always has her homework done, who never raises her voice or questions her elders, who is always willing to help and who always seems to have no problems. At first glance, she might seem like the perfect daughter, the model student, and the ideal friend. However, behind this face of perfection, an internal battle may be hiding. उसकी आवाज़ दबा दी गई, उसके लिए इतने सारे SOPs तैयार कर दिए गए कि उसे उसी में ही अपने को सीमित रखना है। तो होता क्या है, सोशल एक्सपेक्टेशंस प्ले अ फंडामेंटल रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ चिल्ड्रंस आइडेंटिटी एंड बिहेवियर। तो गुड गर्ल सिंड्रोम ये प्रीडोमिनेटली गर्ल्स को अफेक्ट करता है, उनके बिहेवियर और एटीट्यूड को लोगों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से वो मोल्ड करने लगती हैं। उनकी अपनी सेल्फ एस्टीम लो हो चुकी होती है, उनके पास कोई वॉइस नहीं होती, उनकी ओपिनियन नेवर मैटर्स। अगर उस लड़की के पास कोई ओपिनियन होती, कोई वॉइस होती, देन शी कुड हैव रेजिस्टेड हर पेरेंट्स। ये 100 साल पहले था। कल मैंने 2 एग्जाम्पल्स जो दिए थे, 40 साल भी मैंने वही परिस्थितियाँ 40 साल बाद अपनी ज़िंदगी में फ़ेस की जो मेरे पेरेंट्स ने फ़ेस की थी। तो 100 साल पहले जो स्थिति थी आज भी वही है। मैं यहाँ पे फिर एक और उदाहरण देना चाहूँगी। कल अनुराधा शंकर मैडम ने कहा कि उनकी नानी ने, जो एक अच्छी फैमिली से थी, गांधी जी के चरखा कातने के उस माहौल में पहली बार वो एक सिक्का अपना अर्न किया। उनके हाथ में वो सिक्का पहली बार अर्न नहीं हुआ, सिक्का पहली बार हाथ में आया, जिसको उन्होंने चूमा, गाल से लगाया और धागे से बांध करके पहना। तो ये है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ना पहले थी और ना ही आज है, इसीलिए लाडली बहना योजना इतनी सक्सेसफुल हुई। जब वहाँ फैमिली कोर्ट में मुझसे उन महिलाएं ये कहती थी कि मैडम 5 रुपए का ग्लूकोज का बिस्किट अगर मेरा बच्चा मांगता है तो मेरा पति मेरे को उतने पैसे नहीं देता, मैं अपने बच्चे की इस ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाती, तो वो 1000 रुपये जब उसके हाथ में मिले, दैट वॉज अ ट्रेमेंडस सक्सेस। अब वो लखपति दीदी, इस योजना का एक और बहुत बेहतर कदम है कि हम उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएं, हम उनके लिए उनकी आवाज़ बने। आवाज़ नहीं बन सकते तो कोई और तरीके से उनको आगे बढ़ाएं, लेकिन हम उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात सोचें। चाइल्ड मैरिज के रुकने तक नहीं इंतज़ार करें, उससे आगे बढ़ें। मैं अब नमिता से रिक्वेस्ट करूंगी, कल नमिता ने एक बड़ा पॉपुलर, शायद वो पॉपुलर इनके दिखाने के बाद हो गया, और नमिता का सवाल था, वो भी मैं आगे बोलती हूँ। इट्स अ फोटो। ये सब ने बहुत अप्रिशिएट किया, और नमिता का सवाल था आइडियल वुमन क्या है। तो आपने उस बच्ची की मेंटल बाउंड्रीज़ को वहीं ख़त्म कर दिया जब आप उसे अपब्रिंग कर रहे थे। उसके मेंटल स्पेस में इंट्रूड करने के लिए आपने कोई जगह छोड़ी नहीं, उसको खुद सोचने की क्षमता ही नहीं छोड़ी, उसकी सेल्फ एस्टीम ख़त्म कर दी। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि वो गुड गर्ल से बनते बनते अब गुड वाइफ बनना है उसे, अब उसे गुड एम्प्लॉय भी बनना है, उसके पास कोई वॉइस नहीं होनी चाहिए, और व्हाट नॉट। गुड मदर तो खैर वो उसकी बेसिक इंस्टिंक्ट है, वो गुड मदर तो बनेगी, लेकिन गुड बहू बनना है। तो फिर वहाँ क्लैशेस शुरू हो जाते हैं। वो एक सीमा तक तो अपनी मेंटल बाउंड्रीज़ को डाउन करके आपके साथ चल ली, लेकिन उसके बाद कभी ना कभी तो ये मुखौटे उतरेंगे ना, गिरेंगे। तब उसकी जब एक्सपेक्टेशंस शुरू हो जाती हैं, तब ये डिज़ास्टर होता है, तब ये फैमिलीज़ ब्रेक डाउन होती हैं, ब्रेकअप होते हैं। तो शुरुआत से ही उसको उसकी वॉइस रखने का मौका मिलना चाहिए, उसकी वॉइस की सपोर्ट करनी चाहिए, उसकी ओपिनियन मैटर करती है। और मैं इसमें अपनी को पैनलिस्ट को या तो ये अपने
अपने बलबूते पे यहाँ पहुँची हैं, तो इनको बहुत 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 कुडोस, बहुत सारी तालियां इन लोगों के लिए। और अगर इनके पेरेंट्स के दम पे ये यहाँ पहुँची हैं तो उनके लिए और ज़ोरदार तालियां। उन्होंने कम से कम इन परिस्थितियों में इनको आगे बढ़ने का मौका दिया। एक भय है कि अगर इनको इंडिपेंडेंस दे दी जाए तो समाज टूटने लगेगा। हमने जब अपनी पुरानी बातें, जब पुरानी उसको सुना तो जाना कि प्रिमिटिव इरा में मैन वॉज हंटर, तो महिला क्या थी? शी वॉज गैदरर, वुमन द गैदरर। वो उसकी जीन्स में समाया हुआ है। आज वो टाइग्रेस हंट करके आती है तो अपने बच्चे को खिलाती है। अभी भी वो, अगर वो महिला हंट नहीं कर रही थी तो वो कहीं ना कहीं इस सोशल सिस्टम, और सोचिए अगर सारे ही हंटर होते तो सिर्फ खून खराबा होता, कितने दिनों की ये दुनिया होती। तो वो कोई प्रिजर्वर भी था वहाँ पे, और ये उसकी बेसिक इंस्टिंक्ट है। इस इंस्टिंक्ट को आप दूसरी तरीके से डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। अगर हम कि उसको हमने ये आवाज़ ही दबा दी उसकी, तो कभी जब वो निकल के आएगी तो एक्सप्लोसिव होगी। तो उस एक्सप्लोजन से बचने के लिए हमें शुरुआत से ही ये देखना है कि हमें उनकी ओपिनियन। मैं इसमें अपनी बेटी का एक और इनपुट डालना चाहती हूँ कि मम्मा, जब हम बड़े हो रहे थे, 8th क्लास में 9th क्लास में थे, तो हमारे सामने कोई हमारी क्लासमेट की कोई ऐसी विचार नहीं थे कि वो कैरियर ओरिएंटेड हो। लेकिन जब बिटिया बड़ी हो रही थी तो बोली 8th क्लास में मेरे साथ जितनी क्लासमेट्स थी सब चाहती थी कि हाँ हम कैरियर में आगे ये बनेंगे, ये बनेंगे, ये बनेंगे। मैंने पूछा कौन कितना बन पाया? जनरली कोई नहीं बन पाया, क्योंकि उनके पास वॉइस नहीं थी। सो दे मस्ट बी गिवन वॉइस, देयर ओपिनियन शुड बी रिस्पेक्टेड। तो अब मैं आपसे एक और छोटी सी चीज़, जो डर है, उस पर एक छोटा सा आधे मिनट का वीडियो है। आवाज़ के साथ। विनाश मात्रे प्रेजेंट सर। हर्षित जोशी प्रेजेंट सर। सीमा चित्रे प्रेजेंट सर। Educate a girl, educate a family, make her independent financially. She'll give a financial support to many. Oh, Thank you, Honorable Chair, for this beautiful message. It was a short video, but the message, I believe, is very powerful and resonates with everyone. जो हमारे आज के पैनलिस्ट हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट गेस्ट भी हैं हमारे आज के, और मैं ऑनरेबल चेयर का भी मैसेज उन तक पहुंचाना चाहूँगी दैट फील एट होम, बी वेरी कंफर्टेबल अपनी स्टोरी शेयर करने में, और हम बहुत अनुग्रहित हैं कि आप अपने अनुभव हमसे यहाँ साझा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। इसी कड़ी में मैं रिक्वेस्ट करूँगी मिस वी करुणा राव, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर जुवेनाइल जस्टिस कमेटी हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश से, कि वह प्लीज़ हमें एड्रेस करें। थैंक यू। रिस्पेक्टेड ऑनरेबल लीडरशिप, ऑनरेबल जजेस, गेस्ट, डिग्निटीज़, मेरे साथ बैठे पैनलिस्ट और सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरा नमस्कार। मैं वी करुणा राव, सेक्रेटेरिएट जुवेनाइल जस्टिस कमेटी में एज अ प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर की पोस्ट के रूप में काम कर रही हूँ। मेरा सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो था मेरा करियर गाइडेंस। मुझे कभी करियर गाइडेंस मिला ही नहीं। अब वो क्यों नहीं मिला उसका जवाब मैं ये दे सकती हूँ कि क्योंकि मेरे घर पे भी मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो हमने कभी सोचा नहीं कि अलग अलग फील्ड में भी हम अपना करियर बना सकते हैं। तो करियर गाइडेंस नहीं होने की वजह से मेरे जितने भी फ्रेंड्स एज अ स्टेनो प्रैक्टिस करते थे, तो मैंने उनको देखा देखी कि मैं भी एज अ स्टेनो करती हूँ, तो मैंने स्टेनो शुरू कर दिया करना। पर स्टेनो करते करते मैंने देखा कि जो वैकेंसी का शेड्यूल्ड है उसमें 5 से 8 साल का गैप आता है। तो 5 से 8 साल का गैप एक लड़की के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ऑनरेबल लीडरशिप ने कल शेयर किया कि शादी का प्रेशर वो बहुत होता है, शादी का प्रेशर। और दूसरा होता है एज क्राइटेरिया। पेरेंट्स प्रेशर, कुछ पेरेंट्स प्रेशर करते हैं, कुछ नहीं करते हैं।
मैम ने कहा कि अगर पेरेंट्स मोटिवेट कर रहे हैं तो और तालियां बजाओ। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया, तभी आज मैं यहाँ हूँ। मेरी फ्रेंड्स जिनके पेरेंट्स प्रेशर में आकर जिनकी शादी की है, उन्होंने कहा कि शादी कर लो, फिर शादी के बाद जा कर के अपना करियर बनाना। वो नहीं होता, वो कभी नहीं होता, क्योंकि प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं हमारी। वो फोकस नहीं कर पाते, जो मुझसे भी ज़्यादा अच्छा काम कर सकते थे पर वो नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास प्रायोरिटी चेंज हो गई। वो फोकस नहीं कर पाते, वो अपना समय नहीं दे पाते उस चीज़ के लिए। तो मैं यही बताना चाहूँगी कि जैसे सिविल जज की या एसएससी कैडर्स की वैकेंसी लगातार निकलती है, वैसे ही अदर पोस्ट की वैकेंसीज़ भी निकलनी चाहिए, ये देखते हुए कि जो हमारा टाइम है 5 साल 8 साल का गैप, वो कम हो जाए। एटलीस्ट लड़कियां अपना करियर बना सकें, क्योंकि बैलेंस करना उसी को पड़ता है, पर वो एक्सपेक्टेशन करती है सोसाइटी से कि एडवर्टाइजमेंट जो आए गवर्नमेंट का वो समय पे आए, क्योंकि वो भी जो अपना देना चाहती है नौकरी के लिए, एफर्ट्स डालना चाहती है, वो अच्छे से डाल पाए। दूसरा मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने जैसे मेरे पेरेंट्स ने तो बहुत सपोर्ट किया, पर मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ स्टेनो का, मैं नहीं क्लियर कर पाई वो एग्ज़ाम। पर मैंने एज आ स्टेनो इनकम टैक्स में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नौकरी पाई। मैंने बहुत अच्छे से काम किया, पर मुझे अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना था। तो मैं चाहती थी कि मैं एज आ किसी मैं एडवोकेट के पास जाकर के प्रैक्टिस करूं एज अ स्टेनो। पर मेरे फादर को सेफ्टी कंसर्न बहुत था। उन्होंने मुझे कहा प्रैक्टिस करनी है तो किसी फीमेल एडवोकेट के पास जाओ, मेल एडवोकेट के पास मत जाना। तो मैंने वो सुन कर के फीमेल एडवोकेट के पास तो मैं गई, पर मुझे ये समझ आया कि जब मैंने ज्वाइन किया एज अ स्टेनो इनकम टैक्स ऑफिस में, मुझे सारे मेल ऑफिसर्स मिले, सारे मेल स्टाफ मिले। और आज भी जब मैं सेक्रेटेरिएट जुवेनाइल जस्टिस कमेटी में एज अ प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर काम कर रही हूँ, तो मेरे जितने भी मेल ऑफिसर्स हैं और मेल स्टाफ के साथ ही काम कर रही हूँ। मैंने फीमेल ऑफिसर्स और फीमेल स्टाफ के साथ बहुत कम काम किया है, पर मैं अपने आप को बहुत लक्की मानती हूँ कि मुझे वो सेफ़, प्रोटेक्टिव एंड केयरिंग एनवायरनमेंट मिला। तभी मैं आज अपना काम अगर अच्छा कर पा रही हूँ कॉन्फिडेंस से, तो वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्होंने मुझे सेफ़ एनवायरनमेंट और केयरिंग एनवायरनमेंट दिया। अगर वो नहीं मिलता तो शायद मैं आज इतना आगे नहीं आ पाती। और वो सिर्फ मुझ में चेंज नहीं, मेरे फादर की सोच में भी चेंज आया। उन्होंने मुझे परमिट किया कि मैं एक शहर छोड़ करके दूसरे शहर अब मैं ट्रेनिंग देने जाती हूँ, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वो उनको मेरे में अंदर कॉन्फिडेंस लगा। मेरे मेल स्टाफ ने मुझे बहुत, मेरे मेल ऑफिसर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत केयरिंग दिखाई। अपने आप को लीड करने का जो मुझे मौका मिला है वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनके सपोर्ट मिला। तो मैं चाहती हूँ सभी को कि प्लीज़ सारे फीमेल्स को ऐसा सेफ्टी एनवायरनमेंट और केयरिंग सपोर्ट दिया जाए ताकि वो अपने करियर में आगे बढ़े। उनका एक डर कहीं ना कहीं माइंड में ये रहता है, तो वो डर को दूर करने के लिए प्लीज़ सारे मेल्स, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें। उनको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सेफ़ और प्रोटेक्टिव केयरिंग एनवायरनमेंट चाहिए। यकीन मानिए पूरा चेंज हो जाता है उनकी लाइफ में। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आज इतना बोल पाऊँगी, पर मैं बोल पा रही हूँ क्योंकि मुझे सपोर्ट है सबका। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। थैंक यू। दूसरा मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब मैंने जेजेसी का काम स्टार्ट किया था 2018 में, तो मुझे नहीं पता था कि जेजेसी क्या है, मुझे नहीं मालूम था। मैं यही सोचती थी कि मैंने एज अ डेस्कटॉप ज्वाइन करी है और मैं कर लूँगी, पर मेरा मन नहीं लगता था। पर मेरे सामने एक केस आया था 12 साल के मिसिंग ट्राइबल बच्चे का। तो वो उड़ीसा का रहने वाला था और हमने जेजेसी ने, सेक्रेटेरिएट जेजेसी ने बहुत कोशिश करी और 8 साल बाद वो बच्चे को रेस्क्यू करवा करके उसके माँ बाप से मिलाया। तो जब मैंने उसके फादर और उसकी फ़ोटो देखी तो जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिला, शायद मुझे वो कभी किसी नौकरी में नहीं मिला, कभी किसी नौकरी में नहीं मिला। जो मेंटल पीस मुझे इस जॉब में मिल रहा है वो मुझे पहले कभी नहीं मिला। तो मैं चाहती हूँ कि ये ना सोचा जाए कि सिर्फ
एक नौकरी ये स्टेनो के पीछे जैसे मैं भाग रही हूँ या मैं किसी और की चीज़ से भाग रही हूँ तो नहीं मिली तो मैं डिमोटिवेट हो जाऊँ, नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान जी हमेशा सबके लिए अच्छा सोचते हैं, तो गो विद द फ्लो और सब अच्छा होगा। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस पे माने कि आगे चलकर अगर आप अपने करियर में अच्छा फोकस करेंगे और अच्छा सपोर्ट मिलेगा एक महिला को, तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा ही करेगी, वो पीछे नहीं हटती है अपना 100% देने में। थैंक यू ऑनरेबल चेयरपर्सन, ऑनरेबल मेंबर, थैंक यू मैम कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया बोलने का। थैंक यू। थैंक यू करुणा। कुछ बहुत अच्छे मुद्दे आपने उठाए और मैं बहुत क्लोजली एसोसिएटेड हूँ करुणा के साथ, और मैं बस यहाँ वेरी क्विकली आई वुड लाइक टू ऐड दैट शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट हेल्पिंग हैंड्स वी हैव एवर सीन। Thank you, ma'am. Thank you. थैंक यू करुणा। आई रिक्वेस्ट मिस नेहा जाट शौर्या दीदी फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट ग्वालियर टू, आप प्लीज़ हमें एड्रेस कीजिए। सभी आदरणीयों को मेरा नमस्कार। मैं नेहा जाट, थाना कंपू, जिला ग्वालियर में पदस्थ हूँ। मैं आज अपने बारे में आप सभी को कुछ बताना चाहूँगी। जैसा कि मैम ने बताया, शादी का प्रेशर, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। 12th के बाद ही जैसे ही मैंने 12th किया, मेरे पापा ने मेरी शादी करवा दी। लेकिन मैं अपनी शादी से बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि मुझे एक ऐसी फैमिली मिली जिसने मेरा सपोर्ट किया। मेरे हस्बैंड भी पुलिस में ही हैं, उन्होंने मेरा सपोर्ट किया, मुझे मोटिवेट किया आगे पढ़ने के लिए, ग्रेजुएशन कराई। इसके बाद भी मुझे पुलिस में आना था, तो बहुत लोगों द्वारा मुझे रोका गया, ससुराल वालों द्वारा, कि पुलिस की नौकरी महिलाओं के लिए ठीक नहीं रहती है, उसमें नाइट ड्यूटी करनी पड़ती है, बाहर जाना पड़ता है, परिवार के साथ, बच्चों के साथ एडजस्ट करने में बहुत परेशानी आती है। लेकिन मुझे पुलिस में ही जाना था, हस्बैंड का भी सपोर्ट था, परिवार का भी सपोर्ट था, मैंने प्रयास किया, मेरा सिलेक्शन हो गया। परेशानी आती है बच्चों के साथ। अभी मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है 8 साल की, एक बेटा है अभी छोटा है 2 साल का। लेकिन उसके साथ, परेशानी के साथ, जॉब के साथ महिलाएं कर सकती हैं, अगर उनमें कॉन्फिडेंस है करने का तो वो कुछ भी कर सकती हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मेरे परिवार में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था, मैं पूरे 12th, मैंने अपनी फैमिली में पहली लड़की हूँ जो मैंने 12th किया था। पर मैं अपनी शादी से बहुत खुश थी, क्योंकि शादी करने के बाद ही मुझे यहाँ आने का मौका मिला है, वरना अगर मैं शादी भी नहीं होती तो आगे पढ़ भी नहीं पाती। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। पेरेंट्स से ज़्यादा सपोर्ट हस्बैंड से मिली। जी जी बिल्कुल मैम। आई बिलीव हम सभी नेहा के हस्बैंड के लिए तालियां बजा सकते हैं। थैंक यू नेहा। आई रिक्वेस्ट नीलम परमार, शौर्या दल मेंबर फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट भोपाल, टू प्लीज़ एड्रेस अस। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नीलम परमार है। मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। मैं भोपाल के एक छोला क्षेत्र की रहने वाली हूँ। एक ऐसा क्षेत्र जहाँ लड़कियों की छोटी सी उम्र में पढ़ाई छूट जाती है और लड़कियों को ऐसा समझा जाता है कि लड़कियाँ सिर्फ चूल्हा चौका करने के लिए हैं, उनको पढ़ाई नहीं करने दिया जाता। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं 4 साल से सेफ सिटी कार्यक्रम से जुड़ी हुई हूं और इसी के साथ साथ मैं शौर्य दल की सदस्य भी रही हूं। मैं थोड़ा सा घबरा रही हूं क्योंकि मेरा सब घर के लोग हैं। नहीं ठीक है। मैं शौर्य दल की सदस्य भी रही हूं, तो आज मैं अपना जीवन का अनुभव आपके साथ साझा करना चाहती हूं। तो सेफ सिटी कार्यक्रम में जुड़ने के बाद और उससे पहले जो मुझ में इम्प्रूवमेंट आया है, तो मुझ में बहुत इम्प्रूवमेंट आया है, क्योंकि जब मैं जो पहले थी, मुझे किसी के बारे में नॉलेज नहीं था, कुछ नहीं जानती थी, कुछ आता ही नहीं था, सिर्फ नॉर्मल एक स्टूडेंट थी। बट उसमें जुड़ने के बाद नहीं ठीक है।
आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा सा घबरा रही हूँ। एक्चुअली नीलम हमें ये बताना, बहुत छोटी एज की है नीलम, टू हैव द करेज कि वो यहाँ पे डाइस पे बैठे और वो अपनी बात कह पा रही है, ये भी अपने आप में बहुत करेजियस होता है। नीलम, मुझे आपसे पूछना है कि आपको शौर्य दल मेंबर बनने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? शौर्य दल में मैं अपनी टीम का नेतृत्व कर रही हूँ और एक अपनी टीम को लीड कर रही हूँ और साथ ही साथ मैं कमांडर भी हूँ। मैं 60 से 70 लड़कियों को एक साथ लीड करती हूँ। तो ये जो स्ट्रगल था बहुत ज़्यादा ही कठिन था, बहुत चैलेंजेस फेसेस करे मैंने। समाज की अवधारणा थी कि क्या करोगी, लोग हंसते थे, मीटिंग में जा रही हो, कौन सी मीटिंग, अभी इतनी छोटी हो, कैसे करोगी। मैंने लोगों की बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरा मानना ये था मुझे करना है, लोगों को नहीं। लोग होते हैं बोलने के लिए, लोग बोलेंगे, मुझे मेरा फ्यूचर डिसाइड करना है। नीलम, आपके फैमिली से किसने आपका सपोर्ट किया इस जर्नी में? पेरेंट्स ने करा। पेरेंट्स तो बहुत सपोर्टिव हैं, जो करना चाहती हूँ वो करो, जो पढ़ना है वो पढ़ो, हम कैसे भी अरेंजमेंट करेंगे लेकिन पढ़ो। उनका ये सपना है कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। और कभी भी बहुत से पेरेंट्स बोलते हैं कि ससुराल में ये काम आएगा, वो काम आएगा। मेरे पेरेंट्स ने आज तक नहीं बोला। मेरे पेरेंट्स ये चाहते हैं कि मैं एक ऐसे पद पे जाऊं कि समाज की अवधारणा बदल दूं, लड़कियों की सुरक्षा के लिए उन्हें सेल्फ डिफेंस सिखाऊं। नीलम के बारे में एक और चीज़ है, वो आप अपने परेड के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि परेड भी आप कर पाते हो, उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं? जी करते हैं। मैं पिछले 2 साल से कमांडर के रूप में परेड को लीड कर रही हूँ। और पिछले साल 2024 में जब मैं फ़र्स्ट टाइम कमांडर बनी थी तो मुख्यमंत्री द्वारा मुझे द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उस टाइम पहली बार जो मेरे पास पुरस्कार आया था, मैं उसको देख के बहुत खुश थी, क्योंकि मैंने और हमारी टीम ने इतनी मेहनत करके वो हासिल किया था। और साथ ही साथ बोलना तो नहीं चाहिए, बट एनसीसी को टक्कर दी थी। बोलना चाहिए क्योंकि परेड के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, कैसे करते हैं कैसे नहीं। 15 दिन की ट्रेनिंग में इतना सब कुछ करना बहुत बहुत स्ट्रगल वाला काम रहा है। नीलम, आगे के बारे में, शौर्य दल की भी मेंबर हो, आगे फ्यूचर के बारे में क्या सोचा बेटा आपने? फ्यूचर के बारे में ये सोचा है कि मैं एक आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। मेरा बचपन से ये सपना है। मैं देखती हूँ, बहुत सारे ऑफिसर्स को देखती हूँ, उनको देख देख के इंस्पायर्ड भी होती हूँ कि आईपीएस ऑफिसर बनना है। कोई मुझसे पूछता है कि आईपीएस ऑफिसर बनना क्यों है? कुछ लोग बोलते हैं अच्छा लगता है, कुछ लोग बोलते हैं सैलरी ज़्यादा है, बट मेरा मानना ये है कि आईपीएस ऑफिसर मैं इसलिए बनना चाहती हूँ कि जो आजकल लोगों की सोच है कि लड़कियाँ ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, उनकी सुरक्षा के लिए पहली बात तो मैं अपने क्षेत्र को सुधारना चाहूँगी, क्योंकि जिस क्षेत्र में मैं रहती हूँ वो क्षेत्र में छेड़छाड़ी, रेप, मर्डर वगैरह बहुत ज़्यादा ही होते हैं। तो मेरा उद्देश्य यही है कि सबसे पहले अपने क्षेत्र को सुधारा जाए, फिर उसके बाद आगे और कार्रवाई की जाए। थैंक यू नीलम। आई थिंक नीलम को हम इन ट्रू सेंस शौर्य बोल सकते हैं, एंड हैविंग दोज ड्रीम्स आल्सो। नीलम शौर्य, एब्सोल्युटली मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आप सभी का। मैं, हमारी जो अगली पार्टिसिपेंट है उसके लिए मेरा एक स्पेशल रिक्वेस्ट रहेगा सबसे कि शी इज़ वो बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, तो इसलिए अगर हमें उनका अभिवादन करना है तो तालियां उन तक नहीं पहुंचेंगी। साइन लैंग्वेज में तालियां ऐसी बजाई जाती हैं, तो मैं जब उनको रिक्वेस्ट करूंगी तो मेरा आप सबसे आग्रह रहेगा कि हम साइन लैंग्वेज में उनको इनवाइट करें। एंड शी इज़ नॉट अ स्पेशल चाइल्ड, आई थिंक शी इज़ द ब्राइटेस्ट चाइल्ड। और अभी वो जो अपनी स्टोरी शेयर करेगी, यू विल नो एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। तो मैं निवेदन करूंगी मिस खुशी टेकवानी से कि वह अपनी कहानी हम सभी से साझा करें। आप सभी को मेरा नमस्ते। मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हो रही है और बहुत अलग भी लग रहा है।
आप सभी जो भी यहाँ उपस्थित हैं उन सभी को मैं सम्मान देना चाहती हूँ। मेरा नाम है खुशी टेकवार और मैं श्रवण बाधित हूँ जन्म से। मेरे मदर फादर भी डैफ हैं। मैं श्रवण बाधित गवर्नमेंट श्रवण बाधित स्कूल जबलपुर में पढ़ती हूँ 11th क्लास में। मुझे हमेशा से सिखाया गया है कि आपको पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव बोलना है, पॉजिटिव रहना है हमेशा। तो मैं सोच रही हूँ क्या पॉजिटिव कहूँ। हाँ, ये चीज़ है कि मैं यहाँ पर आई हूँ तो ये पॉजिटिव चीज़ है, आप लोगों के सामने बोल पा रही हूँ। मेरी फैमिली ने इसमें बहुत सपोर्ट किया, उनके ही कारण आज मैं यहाँ पर हूँ। ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है, पहले भी मैं आ चुकी हूँ। लेकिन फिर भी मैं शुरुआत करना चाहूँगी। मैं और भी लड़कियों को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मेरे जैसी मूक बधिर लड़कियों को। तो हमारे लिए जो चुनौतियाँ आती हैं उनके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ आपसे। जैसे शिक्षा को लेके जो चुनौतियाँ आती हैं, तो जैसे कि हमारे घर से जैसे स्कूल की दूरी होती है, तो मदर फादर हमें अकेले नहीं जाने देते हैं। कई बार उन्हें हमारी सुरक्षा को लेके बड़ी परेशानियाँ रहती हैं। तो जैसे कि कई बार एग्ज़ाम्स हैं, कुछ है, मदर फादर को टाइम नहीं है, तो उस समय तो हमें अकेले ही जाना पड़ता है। तो ये दिक्कत होती है कि कई बार वो मना करते नहीं जाना है, नहीं जाना है, तो फिर हमें छुट्टियां करनी पड़ती हैं क्योंकि वो अकेले हमें जाने नहीं देते हैं। अगर वो उनके पास समय नहीं रहता है तो फिर हमें भी छुट्टी करनी पड़ती है। तो ये एक दिक्कत रहती है। और ये छात्रावास भी उपलब्ध नहीं है लड़कियों के लिए, जिससे वो आसानी से वहीं रह के पढ़ाई कर सकें। और एक चीज़ ये कि जो बोलने सुनने वाले लोग हैं उनकी प्रथम भाषा में उनका सिलेबस, उनका पाठ्यक्रम रहता है, टीचिंग रहती है। लेकिन हमारे लिए हमारी प्रथम भाषा में पाठ्यक्रम डिज़ाइन नहीं है, जिससे बधिर बच्चे ज़्यादातर फेल हो जाते हैं बार बार। तो उसकी बहुत दिक्कतें होती हैं। स्वच्छता और स्वास्थ्य को लेके अगर मैं बात करना चाहूँ तो जैसे कि मासिक धर्म आता है, जैसे ही पीरियड्स होती हैं लड़कियां, तो उसके बारे में उन्हें जागरूकता मतलब नहीं रहती है, उसकी जानकारी का अभाव रहता है। उनको कोई सिखाता नहीं है, कोई बताने वाला नहीं रहता। कभी पीरियड्स आ जाते हैं किसी को तो वो बहुत घबराती है, बहुत परेशान हो जाती है, मानसिक प्रेशर उस पर बहुत आता है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि क्या हो गया। कई लोग बहुत घबराती हैं हमारे साथ क्या हो रहा है जब उन्हें फ़र्स्ट टाइम होता है तो। और कहीं पर ये सैनिटरी पैड भी अवेलेबल नहीं है। कई लड़कियां सोचती हैं अरे मुझसे कुछ हो गया है क्या, मैंने कुछ गलत खा लिया, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। क्योंकि किसी ने उनको सिखाया ही नहीं है ये ब्लीडिंग हमें क्यों हो रही है, क्या दिक्कत है। मतलब उनको किसी तरह की कोई जानकारी नहीं, कोई जागरूकता फैलाई नहीं गई है इस संबंध में ISL में। तो उसको हम कैसे समाधान करें, वो बड़ी दिक्कत वाली बात होती है। जैसे कहीं पे भी हम जाते हैं तो वहाँ पर गंदगी बहुत है। जैसे स्कूल में है, वहाँ पर है ना रूम अवेलेबल नहीं, स्वच्छता नहीं है बाथरूम में। कहीं सार्वजनिक स्थानों पे जा रहे हैं, वहाँ स्वच्छता नहीं है, तो उससे स्वास्थ्य पर भी बहुत असर पड़ता है। गंभीर बीमारियाँ होने का खतरा रहता है उससे भी। जैसे हम लोगों की भी जैसे बहुत इच्छाएँ होती हैं, हम लोग भविष्य में कुछ बने, हमारे भी सपने रहते हैं, हम भी डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम भी चूज़ करना चाहते हैं। लेकिन पेरेंट्स क्या है, हमें इन चुनौतियों के कारण बाहर नहीं जाने देते, रोक देते हैं, बाउंडेशन लगाते हैं। अरे तुम घर में रहो, क्या करोगी, बाहर जाके क्या करना है, बर्तन मांजो, खाना बनाओ, घर में ही रहो। तो ये सपने हमारे कहीं ना कहीं अधूरे रह जाते हैं। इन सपनों का क्या, तो हम अंडर कॉन्फिडेंट चले जाते हैं। हम भी चाहते हैं कि हम भी दूसरों की तरह जॉब करें, आगे बढ़ें, हम भी मेहनत करना चाहते हैं। लेकिन ये कई तरह की इस तरह की जो चुनौतियां आती हैं वो हमें आगे बढ़ने से रोक देती हैं। तो ये चीज़ ये मेरा और मेरे जैसी कई लड़कियों का अनुभव है। जैसे मेरा शौक़ है, मैं आगे चल के मॉडलिंग करना चाहती हूँ, तो मॉडलिंग करना चाहती हूँ मैं आगे चल के। लेकिन ये सब अगर चुनौतियाँ आती रही, हमें बाहर नहीं जाने देंगे या हम पे रोक लगाएंगे या ऐसी सोच रखेंगे तो मैं अपने सपनों को किस तरीके से फिर पूरा कर पाऊँगी। जैसे कुछ जगह रहती हैं, अब मैं सुरक्षा को लेके जैसे अगर मैं बात करना चाहूँ, जैसे अगर मैं स्कूल जा रही हूँ या कहीं मुझे जाना है, जैसे किसी कारण से फादर मेरे बिज़ी हैं, कुछ काम आ गया है, वो मेरे साथ नहीं जा पा रहे हैं, तो मुझे स्कूल कई बार जैसे एग्ज़ाम है तो मैं छोड़ नहीं सकती, तब तो जाना ही है, कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर है तो जाना ही है। तो मैं अकेली, तो उस समय मुझे अकेले जाने में बहुत घबराहट होती, बहुत डर लगता है। पापा साथ में रहते हैं तो सेफ़ फील करती हूँ मैं। उस समय क्या लड़के पीछा करते हैं,
कुछ अजीब तरीके से लिपसिंग करते, मुझे ऐसा लगता है वो छेड़ रहे हैं, वो परेशान कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है मेरे साथ कोई अनहोनी घटना हो सकती है। तो इस बात का मुझे बहुत डर लगा रहता है। मैं चाहती हूँ, और हमारे लिए अलग से बस की सुविधा भी नहीं है, और आपने मुझे ये सुना और इसका समाधान आप निकालें, तो बस थैंक यू, इतना कहना था। आप कन्वे करिएगा, क्योंकि इन्होंने एक बहुत पर्टिनेंट बात उठाई है अभी, क्योंकि इन्होंने कहा कि इनके जो पीरियड्स और ये सब की जो प्रॉब्लम रहती है, तो जुवेनाइल जस्टिस कमेटी के वो मिस्टर मलिक जो हैं हमारे, मलिक साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अब ये करुणा बैठी हुई हैं, करुणा की अब ड्यूटी है कि हम डॉक्टर वो तिवारी मैडम, शुभदा तिवारी मैडम से रिक्वेस्ट करेंगे कि महीने के महीने एक बार ये जो हमारा ये जिनका जो छात्रावास है, इसमें महीने में 15 दिन में जैसा भी हो एक ये वर्कशॉप रेगुलर बेसिस पे करती रहें, ताकि वहाँ जाके इनके जो हेल्थ इश्यूज़ हैं, और ये मैडम दोनों जाएंगी, आप लोग साथ में जाके, ताकि वो कन्वे हो सके, और करुणा जाएंगी ताकि एक फीमेल रहेगी वहाँ पर, और मैडम तिवारी रहेंगी, डॉक्टर तिवारी। तो ऐसा कुछ कोऑर्डिनेट करें ताकि इनकी ये वाली जो इशू है वो एड्रेस, और ये कॉन्फिडेंस आएगा तो हो सकता है एक दिन ये सब, यानी वो जो कौन सी थी पहले एक हिदी, कौन सी वो सबसे बड़ी मॉडल, ये मॉडल बन सकती हैं वो। हाँ सर, जब पिछली बार मैंने पूछा था खुशी तुम क्या बनना चाहती हो, तो उसने कहा मैं मॉडलिंग करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा तब भी सजेशन था कि उसे लिटिगेशन में जाना चाहिए अगर यहाँ का माहौल कंडीसिव हो, क्योंकि उसके पास इतना आर्गूमेंट है, इतना लॉजिक है और इतना एक्सप्रेशन पावर है कि वो शायद शी विल बी सक्सेसफुल इफ द एटमॉस्फेयर इज कंड्यूसिव। सबसे पहले नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम खुशी डोंगरे है। खुशी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मैं उसके साथ जितना भी बात करूं कम है। जैसे आपने बोला मैम, उसके पास हर बात तैयार रहती है। लास्ट टाइम भी हम संवाद में थे, हमने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गेन किया, बट इस बार सॉरी टू से कुछ टेक्निकल वर्ड्स का नॉलेज और ओरिएंटेशन होना ज़रूरी है हियरिंग इम्पेयर्ड लोगों के लिए। आई गेस आप लोग अवेयर होंगे या नहीं होंगे, बट RPWD एक्ट में डेफ एंड डम का शब्द का प्रयोग गलत है और इसमें कुछ लीगल एक्शंस भी हैं। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि इस चीज़ का थोड़ा सा नॉलेज या सेंसिटाइजेशन हम अपने ही बीच में करें, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग, हम इनके लिए एक टर्म यूज़ करते हैं डेफ एंड म्यूट, हियरिंग इम्पेयर्ड, या तो हम उन्हें डेफ या बधिर या श्रवण बाधित कह सकते हैं। क्योंकि मैं अभी पिछली बार भी थी, आज भी 2 दिन से मैम इंटरप्रिटेशन कर रही हूँ। सब डिस्कशन करते हैं कि अरे ये वही मैडम है ना जो बोल सुन नहीं सकते हैं, उनकी बातों में हाथ ऐसे हिला के बात करती है, तो वो थोड़ा सा अजीब लगता है सुनने में भी कहीं ना कहीं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, खुशी से मैं डिस्कस कर रही थी, आई गेस आप लोगों को उसकी स्पीच में लगा हो कि काफ़ी कंप्लेंट्स हैं, बट वो मुझसे यही कह रही थी कि मैं पॉजिटिव बताऊं तो क्या बताऊं, क्या हमारे लिए सेफ प्लेस है? अगर कल को कोई आके किसी बधिर लड़की को लड़का छेड़ता है तो क्या वो चिल्ला पाएगी? क्या कोई उसको सुन पाएगा? वो तो बस हाथ हिलाती रह जाएगी, लेकिन लोग बोलेंगे कि अरे तो उन्हीं की दोस्त है। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन जहाँ पे एक लड़की या लड़का बोल भी नहीं सकता, सुन भी नहीं सकता, वो अपने लिए आवाज़ कैसे देगा मदद के लिए? उसके लिए पिछले बार भी बोला था, मैं नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर से NIC को प्रोजेक्ट दिया हुआ है। मैंने एक केस में उनको बुलाता हूँ, उन ऑफिसर्स को, और इन बच्चों की जो साइन लैंग्वेज है इसको इंटरप्रेट करने का ऐप बनवा रहे हैं, ताकि पब्लिक प्लेसेस पे वो इंटरप्रिटेशन का जो ऐप है, पुलिस स्टेशन, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और कलेक्ट्रेट, SP ऑफिस, थाने, ताकि जहाँ भी हो इस जगह पे ये जो अपने साइन लैंग्वेज है उसको इंटरप्रेट करके वो ऐप वॉइस में बताने लगे, ताकि लोगों को ये समझ में आने लगे कि वो क्या बोलना चाह रही हैं। अब होपफुली ये टेक्निकल वो है साइट पे, और AI इंड्यूस ऐप बनाने का बोला है। अगर ये हो गया तो जल्दी ही तो इनका एक जो ये बैरियर है लैंग्वेज का, वो शायद कम हो पाएगा। Thank you very much, Lordship. And like I said in the beginning, like I said in the beginning कि खुशी जो है वो
एक ब्राइट चाइल्ड है. शी इज़ अ ब्राइट स्टार फॉर ऑल ऑफ अस. यू आर एन इंस्पिरेशन. एंड खुशी को हम सभी फिर से ताली बजा के उसको थैंक यू करें. मूविंग ऑन, जो अगली हमारी स्पीकर है वो है मिसेस जूली चौधरी. उनकी खासियत ये है कि मनस्थिति कैसी भी हो, परेशान कितने भी हो, थकान कैसी भी हो, लेकिन वो सबको बहुत ही आदरपूर्वक और प्रेम पूर्वक खाना खिलाती हैं. हम जैसे बैठते हैं उनके सामने जितनी भूख नहीं होगी उससे ज़्यादा खाना खा के उठते हैं. तो जूली से रिक्वेस्ट रहेगी कि वो अब हम सभी को एड्रेस करे. आप सभी अतिथिगण को मेरा नमस्कार. मेरा नाम जूली चौधरी है. मैं इंडियन कैडेट्स में काम करती हूँ और मैं अपने काम के लिए हमेशा तत्पर रहती हूँ और हर महिला को बोलूँगी जो जहाँ भी काम करने जाए वो अपना समझ के काम करे और कभी भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि सामने वाला मुझे फांसी नहीं देगा, वो मेरे काम को समझेगा. अगर मेरी गलती होगा तो वो मुझे बताएगा कि जूली ये तुम्हारी गलती है, नेक्स्ट टाइम तुम ये गलती ना करो, वो मुझे समझाएगा. ये मेरा खुद का कॉन्फिडेंस है जो मैं बता रही हूँ. और मैं गांव बिहार मतलब मेरा गांव है और मैं वहाँ की रहने वाली हूँ. मेरी पढ़ाई लिखाई जबलपुर की है. तो मैंने 96 में यहाँ 10th पास किया. फिर मैं दीदी की शादी में गई तो मम्मी ने बोला कि इसको पढ़ाना बेकार है, इसकी शादी कर दो. तो 98 में मैंने बहुत जिद किया कि नहीं मुझे 12th करना है, 12th करना है, क्योंकि मैं किरण बेदी मैडम को बहुत पसंद करती हूँ. मेरी शुरू से मतलब इच्छा थी कि मैं पुलिस बनूँ और मेरे फैमिली बैकग्राउंड में सब पुलिस में थे, लेकिन उन्होंने बोला कि लड़कियां पुलिस नहीं बन सकती, तो उन लोगों ने नहीं बनने दिया. 2002 में मेरी शादी हुई. तो मुझे ये डिफ़िकल्टी है और हर लड़कियों से मैं ये बोलना चाहूँगी सर कि जब मैं शादी होके गई तो ये जबलपुर और बिहार बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है. वहाँ पे साड़ियाँ पहनना पड़ता है, घूंघट करना पड़ता है, बड़ों के सामने आदर भाव करना पड़ता है, अपने मन की बात नहीं बोल सकते, अपना मन का खा नहीं सकते, बोल नहीं सकते, बहुत सारी प्रॉब्लम थी. तो जब मैं शादी होके घर गई तो मुझे बोला गया कि वहाँ जा रही हो तो अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करना, वहाँ कुछ ऐसी गलती नहीं करना जिससे हम लोग को सुनना पड़े. और मेरी बड़ी माँ ने एक ही वर्ड बोला था कि बेटा तुम शादी हो के इस घर से उस घर जा रही हो तो इस घर में कोई भी ताना लेके कोई भी झगड़ा करके रिटर्न वापस नहीं आना, तुम्हारा मरना जीना अब वहीं है. तो मुझे ये चीज़ महसूस हुआ कि लड़की को तो जिस माँ बाप ने पाला एक पल में जुदा कर दिया सर, है ना. उसके बाद मुझे बोला कि वो अब तुम वहीं रहो. तो मैं जब शादी होके गई तो मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगा. सुबह उठना, सब कुछ देखना, मुझे कुछ नहीं आता था, मतलब चूल्हा जलाना नहीं आता था, आंगन लीपना वगैरह, ये सब साफ़ सफाई मेरा शुरू से पसंदीदा कार्यक्रम है. तो मैंने हिम्मत नहीं हारा. मैंने बोला ठीक है ये भी एक स्ट्रगल कर लेंगे. जब लड़की हैं, जब मतलब पहली क्लास से लेकर मैंने 10th किया, 10th के बाद 12th कर लिया, तो मैं ये भी कर लूँगी, ये मेरा भरोसा है. फिर मैंने जब शादी हो गई तो 1 ही साल बाद बच्चा हुआ. उसके बाद बहुत सारी बातें, दीदी लोग से झगड़ा वगैरह चलता था, लेकिन मैंने बोला बड़ों का आशीर्वाद है, सब कर लेंगे. बच्चे भी बड़े हो गए. फिर मैं 5 साल बाद वहाँ से मैंने अपने ससुर जी से ये बोला, मेरे ससुर जी पुलिस में थे और पापा दरोगा थे. तो मैंने उनसे बोला मैं एक बार अपने पैर पे खड़ा होना चाहती हूँ, मैं बाहर जाना चाहती हूँ. तो बोले कहाँ जाओगी? मैं जबलपुर जाऊँगी, क्योंकि जबलपुर मेरी जानी पहचानी जगह है, मैं सबको जानती हूँ, मैं रह लूँगी. उन्होंने बोला ठीक है, अगर तुम अपने पैर पे खड़ा होना चाहती हो तो बेशक जाओ. फिर मैं आई यहाँ. मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा क्योंकि मैंने 12th पढ़ा था और मुझे किसी चीज़ का नॉलेज नहीं था. मैंने पहले सिलाई किया, घर में पिको फॉल वगैरह करती थी. फिर ऐसे करते करते बहुत सारी परेशानी, बच्चों को कुछ नहीं कर पा रही थी. तो मैंने एक बार एक भैया से बात हुई तो उन्होंने बोला कि तुम एक बार होटल की जॉब करके देखो. तो मैंने फर्स्ट प्रेस्टीज प्रिंसेस में जॉब किया. तो जब मैं फर्स्ट बार गई तो हमारे क्या बोलते हैं जो जीएम सर थे, वो उन्होंने मुझसे बोला कि तुमने कभी जॉब किया है? मैंने बोला सर मैं घर गृहिणी थी, मैं घर में जॉब की हूँ, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपका काम अच्छे से कर लूँगी. तो उन्होंने मुझसे जैसा बोला, तो मुझे सर पहले मंथ में 4000 सैलरी बोली गई थी, लेकिन मैंने एक मंथ में उस काम को इतने दिल से इतने अच्छे से किया कि फर्स्ट मंथ की सैलरी मुझे 6000 मिली. और जब मुझे 6000 मिला तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने अपने दम पे पैसे कमा के लाए. मैंने अपने मिस्टर को दिया तो उन्होंने बोला कि वाह तुम कर लोगी. मैंने बोला मैं कर नहीं लूँगी, मैंने कर दिखाया, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता. तो सर जब मैं गई तो कभी कभी ऐसा होता था आने जाने में रात होती थी तो मुझे बहुत डर लगता था कि कैसे लोग होंगे, कैसे क्या. मैं डरती थी. मैं घर आके इनसे नहीं बताती थी कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ या किसी ने बदतमीजी की.
मैं कुछ नहीं बोली। मैंने बोला मैं जब बाहर निकल गई तो मुझे हिम्मत है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मैं दूसरे दिन गई, अगर जैसे किसी ने गलती से मेरा हाथ पकड़ा तो भाई डोंट टच माई बॉडी, मैंने ऐसे ही वर्ड बोला, डोंट टच माई बॉडी। मैं इतनी सक्षम हूँ कि मैं खुद कार्य कर सकती हूँ, मुझे हाथ पकड़ के चलने की जरूरत नहीं है। मैं बच्ची नहीं हूँ जिसको आप हाथ पकड़ के चलना सिखाओगे, है ना। मैं किरण बेदी के फॉलोअप हूँ तो मैं कर लूँगी। फिर मैंने वहाँ से पार किया, जब मैं यहाँ आई तो मैंने बोला चलो जूली किरण बेदी नहीं बनी तो क्या हुआ, कम से कम मुझे इतना सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं अपने जजेस को खाना खिलाती हूँ। और मैं गेट के बाहर मुझे जितनी भी तकलीफ हो, पैर हाथ दर्द जो भी कुछ हो, मैं सिर्फ गेट के बाहर रखती हूँ। अंदर आने के बाद वो कितनी भी दर्द हो वो सब गायब हो जाती है। मुस्कुराहट के साथ मुझसे 24 घंटे काम करने की अंदर से एनर्जी है। और मैं हमेशा चाहती हूँ कि मुझे देखकर आप लोगों को ये फील हो कि हम कभी हार नहीं सकते, क्योंकि मैंने एक लड़की से एक बेटी बनी, एक बेटी से बहू बनी, बहू से एक माँ बनी, एक पत्नी बनी और एक अच्छे कार्य को करके और सबको मैं इस लायक बन सकी कि आज सर ने मुझे यहाँ आने का, आप लोगों का मिल के बात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस सब के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच जूली। थैंक यू जूली। मैं भी दो शब्द कहना चाहती हूँ। मैम अगर क्लोजिंग रिमार्क्स प्लीज मैम। जितनी स्टोरीज सुनी सब ने स्ट्रगल की है और फेस कर रहे हैं और अभी भी आगे बढ़ने की चाहत है। एक हाई कोर्ट जज चीफ जस्टिस ने जो कुछ कहा थोड़ा ब्लंटली कहा, लेकिन पालकी शर्मा ने उसको थोड़ा सा रिफाइंड में कहा। मैं दोनों के शब्दों को यहाँ रखती हूँ। अगेंस्ट एन ऑर्डनरी मैन वुमन हैज़ टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। ये दिल्ली एक हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस का कहना था जिस वर्कशॉप में। पालकी शर्मा का कहना था वुमेन आर जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस एंड मैन आर जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल, दे डोंट हैव टू डिलीवर। तो इस माहौल में अगर हमारी ये बच्चियां, हमारी ये महिलाएं आगे बढ़ रही हैं तो दे डेफिनेटली डिज़र्व कि वो अपने पोटेंशियल से नहीं, वो अपनी परफॉर्मेंस से आगे बढ़ रही हैं। और खुशी, जब आप लोगों की पिछली बार एक्सपेक्टेशंस सुनी थी और आपके सपने सुने थे, वो जो व्हील चेयर पर लड़की थी उसका कहना था मैं वर्ल्ड घूमना चाहती हूँ, और कुछ बच्चों ने कहा कि हम हवाई जहाज़ में बैठना चाहते हैं। तो वो हवाई जहाज़ में बैठने की उनकी कामना जस्टिस आनंद पाठक साहब ने उसको साकार करवाई। हम चाहते हैं कि हम तुम्हारे लिए वो माहौल क्रिएट कर सकें। उस समय भी आंख भर आई थी कि आखिरकार सपने इतने ऊंचे हैं और हम ही फेल होंगे। ये नहीं फेल होंगे, उनको वो सपने इनके पूरे ना कर पाने में हम फेल होंगे। हम इन्हें वो माहौल नहीं दे पाए कि जिससे इनके सपने पूरे हो पाएँ। तो ईश्वर से उस समय भी प्रार्थना थी और आज भी प्रार्थना थी कि ये समाज और हमको थोड़ी और शक्ति दे ताकि आपके सपने हम पूरे कर सकें। तो आप पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव चीज़ें ढूंढिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ ये सेशन ख़त्म होने जा रहा है। इसके बाद लंच होगा, लेकिन लंच के पहले बस वेरी क्विकली आई एम गोइंग टू इनवाइट मिस्टर गुरमुख सिंह लांबा जी टू जी ब्रीफिंग। आई इनवाइट मिस्टर गुरुमुख सिंह लांबा जी जो अगले सेशन की ब्रीफिंग देंगे। इसके बाद फिर हम हाफ एन आवर का लंच लेंगे। थैंक यू मैम।